नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही भले चंगे और अपने अपने घरों पे अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका 15 नंबर के क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है और यहाँ से आपके 8 नंबर के भी प्रश्नों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने 2 नंबर के लिए कई सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मैंने जैसे कि आपको कई बार बताया भी है कि इस तरह की जो क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ रहा है यहाँ पे कि डिस्कस द रोल ऑफ वीमेन इन फॉर्मल एजुकेशन। तो अगर इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन में। और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, इस पे आप अपने दृष्टिकोण से आपका क्या नज़रिया है उसको सोचते हुए भी आप उत्तर लिख सकते हैं। इनका कोई एकदम फाइनल आंसर नहीं होता, लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी उत्तर आप लिखें वो आपके फॉर्मल वीमेंस की जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके आसपास ही आपकी उत्तर जो है केंद्रित होनी चाहिए, सेंटर्ड होनी चाहिए। तो याद रखना, यहाँ पूछ रहा है कि रोल क्या है महिलाओं का जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें। और आप सबको ही पता है कि औपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है वैसी शिक्षा जो कि एक निश्चित प्रारूप में, एक निश्चित फॉर्मेट में, एक निश्चित स्थान पे, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, विद्यालय में दी जाती है, जहाँ की एक टीचर होते हैं, जहाँ की एक सिलेबस जो कि पाठ्यक्रम होता है और उसके अनुसार सारी पढ़ाई होती है। समय समय पे परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाओं का उद्देश्य ये होता है कि एक निश्चित आपको सब्जेक्ट के हिसाब से विषयगत आपकी जानकारी हो गई हो। तो ये कुछ फॉर्मल एजुकेशन की प्रकृति होती है, नेचर होता है, जिसको कि आपको समझना चाहिए। तो अभी आप समझ गए होंगे फॉर्मल एजुकेशन में महिलाओं के रोल के बारे में बात करें, यानी कि जो रेगुलर शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा होती है, उस तरह की शिक्षा में महिलाओं की अभी तक की क्या भागीदारी है उसकी आपको यहाँ पे समालोचना करना है। मतलब उसकी सकारात्मक बातों को भी बोलना है आपको और यहाँ पे आपके नकारात्मक बातों को बोलना है। इसी क्वेश्चन को आपको भी पूछ सकता था कि राइट ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया, या फिर क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब आप जो है विवेचना कीजिए महिलाओं की औपचारिक शिक्षा में भागीदारी के ऊपर विवेचना कीजिए, कुछ इस तरह से भी पूछ सकता था। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको तकरीबन उसी तरह से देने हैं, बस कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए तो आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में आंसर बताने का प्रयास किया है। एग्जैक्ट आंसर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा समय लूँगा आप लोगों से, और एग्जैक्ट जो लिखना है आपको 500 शब्दों में, 200 शब्दों में, 50 शब्दों में, इस तरह के उत्तर मैं थोड़े जल्द ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, लेकिन कुछ समय लगेगा उसके लिए, तो तब तक वेट करिए। अभी लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं जिससे कि आप अपनी तरफ से भी आराम से उत्तर लिख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे देखिए दोस्तों बात करेंगे, आपको पहले सोचना है कि आपको इस तरह क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखने से पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आपको साधारण लगता है, आपको लगे कि यार एक कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि यार इसमें कितना लिखना है और क्या क्या छोड़ना है, किन बातों को शामिल करना है, किन बातों को नहीं शामिल करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, आप 1 मिनट पहले उस पर सोचें, यानी कि थिंकिंग करें कि भैया हमको इसमें, मैं जब उत्तर लिखूंगा, माफ़ करिएगा, इसमें आपको ये सोचना है कि आप जब इसका आंसर करेंगे तो आप किन किन पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, आप स्ट्रक्चर्ड वे में 2 मिनट सोचिए ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए कि आप अपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप अपने उत्तर की शुरुआत से लेकर अंत तक को समझ पाएंगे और उस हिसाब से अपने उत्तर को लिखेंगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि कहानी में, जैसे आप, मैं बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक भूमिका होगी यानी कि स्टार्टिंग होगी और एक एंड होगा, जैसे कि पिक्चर में होता है। तो आपने कभी देखा है कि पिक्चर का विलन या पिक्चर में जो चीज़ें आखिरी में होती है वो पहले हो जाए या बीच में हो जाए? नहीं होती है ना, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस का आंसर भी आपको जब 500 शब्दों के उत्तर लिख रहे हों, 500 शब्दों वाले प्रश्न के उत्तर कर रहे हों, या 200 शब्दों वाले प्रश्नों के भी उत्तर आप कर रहे हो, इस बात को आपको कुछ समय लेकर, 1 मिनट, आधा सेकंड देकर प्लान कर लेना कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें हमको, इस तरह के क्वेश्चन में हमको कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स के साथ में बात करनी है। तो कुछ फैक्ट जरूर शामिल करेंगे। हम आरंभ से स्टार्ट करेंगे वर्तमान स्थिति के बारे में, जो है हमारे कुछ जो भी क्वेश्चन के आंसर को चेक करने वाला एग्जामिनर होगा उसको बताएंगे कि वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी क्या है फॉर्मल एजुकेशन में।
लिटरेसी रेट क्या है भारत की, उसमें महिलाओं की और पुरुषों की भागीदारी क्या है, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता का जो दर है उसमें किस तरह से वृद्धि तो हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी अंतर बाकी है। तो इस तरह के पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद हम पॉइंट्स क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पे कि महिलाओं की जो स्कूली शिक्षा में जो भागीदारी है वो किस हद तक है, किस हद तक महिलाएं पढ़ाई करती हैं, कौन कौन सी क्लासेस करती हैं, उसके लिए कुछ अगर डेटा हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ आंकड़े हमारे पास में जब क्वेश्चन के साथ में होते हैं तो हमारे आंसर को ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं और आपके मार्क्स आराम से 2 से 1 नंबर तो आराम से आप एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि फैक्ट्स के साथ अगर आप बात करते हैं तो आपका उत्तर काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते चलते हैं और आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समस्या लग रही हो तो मैं इसके हिंदी नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग के कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं दे दूंगा, आपकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे है कि समझते हैं। देखिए, एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स फॉर एम्पावरिंग एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी इन जनरल। तो सीधी बात है, हम सब जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा कारक है, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से हम लोग जो हैं या कोई भी समाज जो है अपने समाज का, और अगर बात करें विशेषकर महिलाओं और लड़कियों की वृद्धि में बढ़ोतरी कर सकता है, उनका विकास कर सकता है। लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट एंड लिटरेसी रेट आर इंडिकेटर ऑफ जनरल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। अब किसी भी समाज की जो साक्षरता दर है वो आपको बताती है कि वो समाज कितना उन्नत है, उस समाज में जो महिलाओं या पुरुषों की क्या भागीदारी है, साथ ही साथ ओवरऑल जो पूरा राष्ट्र है उसकी प्रगति के बारे में आपको कहीं ना कहीं बताता है। इसीलिए साक्षरता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भी हो जाता है किसी भी समाज, देश या किसी व्यक्ति के विकास के लिए। जेंडर इन इक्वालिटी, माफ करिएगा, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन आर इंडिस्पेंसिबल फॉर अचीविंग प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये बोल रहा है कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसको दूर करना, और जो लिंग समानता होती है यानी कि स्त्रियों को जो अवसर मिलते हैं और जो पुरुषों को मिलते हैं वो दोनों समान होने चाहिए। अगर हम इस तरह की स्थिति को अपने समाज में प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति हम लोग ला सकते हैं, तो ही हम जाके एक सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा विकास का प्रक्रिया जो कि लगातार चलता रहे उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहीं भी जब उतार चढ़ाव आता है, कहीं भी एक प्रक्रिया जो अच्छी होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, सकारात्मक बदलाव। और सकारात्मक तभी होगा जब सबको बराबर अवसर मिलेगा, यानी कि महिलाओं को भी वही अवसर मिले जो पुरुषों को मिलता है, तभी जाके समाज आगे बढ़ता है। सिंस इंडिपेंडेंट इंडियन हैज़, यानी कि अब देखिए, जब से आज़ादी हुई है सन 1947 के बाद से, तो भारत में कई सारे ऐसे काम किए गए हैं, कई सारे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे, जो कि आपकी ओवरऑल जो महिलाओं की शिक्षा की स्थिति है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं भागीदारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर जोर दिया गया है। लेकिन आप सबको पता है कि आज भी, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज भी अगर आप लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो महिलाओं और पुरुषों की लिटरेसी रेट में अंतर है। तो ये सिर्फ इस डेटा से ही हम समझ सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट है उसमें अंतर है, मतलब कि अभी भी जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लिंग समानता की बात करते हैं, जेंडर के बेस पर जो असमानता की बात करते हैं वो अभी भी है और उसमें भी काम किया जाना बाकी है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अपने आंसर में लिखना है, मतलब इस तरह के पॉइंट्स लिखना है। अब चलिए कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूँ। देखिए, आपको इसमें सब याद नहीं करना, आपको क्या करना है, ये अगर याद कर लें आप तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप इसमें क्या याद रखेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिटरेसी रेट का चार्ट है, ये टेबल है, 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना से लिया गया है। और आपको अगर कुछ ना याद हो ना तो आप इसमें बस याद रखिए, सन 1951 में लिटरेसी रेट कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन जो थी, और छोड़िए आप, टोटल पॉपुलेशन में जो लिटरेसी रेट थी उस समय आप देखिए, महिलाओं की क्या थी 27, पुरुषों की 27%, महिलाओं की कितनी थी 8.9%, बहुत ही कम थी, तब भी भेदभाव था। 2011 में, जो कि अब इस साल भी होने वाला है, हो जाएगा, सो अब 2022 में भी हर 11 साल में, 10 साल के बाद में आपका सेंसस होता है, देखते चलिए आप। तो 2011 हुआ है, तो अब 21 में नहीं हो पाया, 22 में भी होगा, जब भी होगा। 2011 में भी जब आपने देखा आंकड़ों को, तो भारत की कुल साक्षरता दर तो बढ़कर यहाँ 18 से 74% पहुँच गई। पुरुषों की साक्षरता दर भी 27 से 80.9 तक पहुंच गई। लेकिन महिलाओं की जो साक्षरता दर है, देखिए ये आंकड़े एग्जैक्ट हो सकता है 19-20 हो, मैंने सेंसस के डेटा से लिया है, तो अगर कुछ हेर फेर हो तो माफ़ करें। मोटा मोटा आप समझिएगा, यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर में भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन अभी भी वो
64.6% ही है, जो कि पुरुषों की तुलना में आप देख सकते हैं बराबर नहीं है, कम है। तो ये आपको समझना है कि अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। तो आपको क्या याद रखना, अगर आपको अपनी परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखें तो आप ये वाली लाइन याद रखिएगा और ये आखिरी लाइन याद रखिए। आप इसी से अंतर दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग को तकरीबन तकरीबन 60-70 साल हो गए हैं आज़ादी के, और अभी भी महिला और पुरुषों की जो साक्षरता दर है इसमें अभी अंतर है। यानी कि अभी भी महिलाओं की साक्षरता में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं को, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया जाना है। महिलाओं की शिक्षा उस स्तर तक नहीं पहुंची है जितना कि चाहिए। और ओवरऑल अगर भारत की शिक्षा की बात करें तो वो भी अभी भी 25% से ज़्यादा जो है हमको काम करना है अपने शिक्षा के ऊपर। इसका मतलब कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी काम करना है। और यही बात अगर हम लोग स्त्री शिक्षा की बात करें तो काफ़ी काम किया जाना बाकी है महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत। यानी कि इससे ही पता चल रहा है, इस डेटा से ही पता चल रहा है कि महिलाओं की भागीदारी जो फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, अभी काफ़ी कम है पुरुषों की तुलना में भी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो उससे काफ़ी कम है। तो पहला फैक्ट आपने यहाँ पे ही ऐड कर दिया। तो ये सेंसस का डेटा जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग जनगणना की जो आंकड़े हैं, अगर इनको आप ऐड करते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो इसको जरूर ऐड करना है आपका, फॉर्मल एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी। तो लिखना है आपको कि एज पर द सेंसस डेटा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख ही लिया, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि द ग्रोथ रेट ऑफ फीमेल लिटरेसी इज 14.87% एज कंपेयर टू द 11.72% ऑफ दैट ऑफ द मेल लिटरेसी। तो ये बात है, इससे एक चीज़ और भी पता चलता है, ये डेटा, ये सिर्फ आपका डेटा नहीं, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं में जो साक्षरता की दर है उसकी गति जो है वो तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। इससे एक सकारात्मक पॉइंट क्या है कि लगता है इस पॉइंट से कि ये अगर बढ़ा है पुरुषों की तुलना में, मतलब कि महिलाएं ज़्यादा जागरूक है, या महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर तो जरूर दिया जा रहा है। क्योंकि ये दर अगर पुरुषों की साक्षरता की दर से ज़्यादा है, मतलब कि ये जो बदलाव है शिक्षा के दर में, ये यही दर्शाता है कि चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, चाहे पारिवारिक स्तर पे दृष्टिकोण का बदलाव हो। अब घर परिवार में भी लोग महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो वो जो दृष्टिकोण था, नकारात्मक दृष्टिकोण था महिलाओं की शिक्षा को लेकर, वो भी काफ़ी बदला है। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, लेकिन अभी भी दोस्तों काफ़ी कुछ किया पाना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आज़ादी के समय में कितना था, 2.6 था, जो 1961 में 15% हुआ, और बाई 2001 50% हो गया था। एजुकेशन रेट की बात करें फीमेल्स की, तो बदलाव तो आया है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। तो आप अपने उत्तर को इस तरह से लिखेंगे, सेंसस के डेटा, जनगणना के डेटा के साथ में अपने उत्तर को मिलाएंगे और ये फैक्ट्स लिखेंगे कि देखिए बदलाव हुआ है, शिक्षा के दर में बदलाव हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अभी भी काफ़ी गैप है और काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। अब एक पॉइंट और यहाँ ऐड करेंगे, हाउ एवर, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, हाउ एवर इंडिया स्टिल हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया। अब ये देखिए अपने आप में मतलब एक नकारात्मक बात है, लेकिन आपके उत्तर को इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में महिला की भागीदारी कम है। इसी वजह से अभी भी देखिए कि महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है पूरे एशिया में अभी भी तकरीबन कम है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो, तो समझिएगा, उसके हिसाब से अपने उत्तर को थोड़ा करेक्ट करते हुए लिखिएगा। इन 1991 लेस देन 40% ऑफ द 330 मिलियन वुमेन एज 7 और उससे ज़्यादा ओवर वर लिटरेट, विच मीन टुडे देर आर 300, ये लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है। सो विच मीन देर आर ओवर 200 मिलियन इलिटरेट वुमेन इन इंडिया। तो तकरीबन अभी भारत करेंगे तो 200 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं जो है अभी भी जो है इलिटरेट है। ठीक है, ये फैक्ट्स दोस्तों थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, और अगर क्योंकि मैंने जो यहाँ से लिया है हो सकता है थोड़ा पुराना डेटा भी हो। सो दिस लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट नॉट ओनली हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वुमेन्स लाइफ बट ऑल्सो ऑन देयर फैमिली लाइफ एंड द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको पता ही है कि शिक्षा का दर जो है देश की विकास, समाज के विकास का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब एशिया में महिलाओं की शिक्षा का दर अगर देखते हैं तो वहाँ अगर महिलाओं की शिक्षा दर में अगर भारत जो है निम्नतर स्तर पर है, लोवेस्ट लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी देश की विकास को कहीं ना कहीं रोकता है, देश के विकास को कहीं ना कहीं बाधित करता है। तो इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी। तो आप 2 पॉइंट यहाँ पर और भी ऐड करेंगे कि एशिया में है लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। अगर एग्जैक्ट डेटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो आपको लिख देना है। और ये इससे क्या होता है कि जब महिलाओं की शिक्षा जो है कम होती है तो वो कहीं ना कहीं जो अच्छा योगदान कर सकती है और ज़्यादा सकारात्मक बढ़ चढ़ कर जो भाग ले सकती है देश की प्रगति में, वो कहीं ना कहीं कम होता है।
आप खुद ही सोच सकते हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी तो घर पे भी शिक्षा का माहौल होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकती हैं, पैसा उत्पन्न करने, माफ माफ करिएगा, मतलब ऐसे व्यापारिक गतिविधियाँ, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह में भी ज़्यादा भाग ले सकती हैं। हो सकता है वो भी कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ बिजनेस करने लगे। तो आप देखिए, अगर पुरुष भी काम कर रहा, महिला भी घर में काम कर रही, तो कहीं ना कहीं घर की आय तो बढ़ती है। अगर घर की आय बढ़ रही मतलब देश की भी आय बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षित महिला होने का क्या लाभ है और अशिक्षित होने से क्या नुकसान हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सो एट ऑल लेवल ये हम देख रहे हैं कि क्या है कि जेंडर गैप है, और ये जेंडर गैप समय के साथ कम भी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एट ऑल लेवल जेंडर गैप, देखिएगा, एट ऑल लेवल जेंडर गैप कैन बी सीन टू बी रिड्यूसिंग एंड फीमेल लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज एवरी डिकेड। हर एक दशक में, जैसे जैसे जनगणना के डेटा को भी अगर मान लें, तो तकरीबन देख रहे हैं कि साल 10 साल पे जो महिलाओं की साक्षरता का दर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। लेकिन गैप अभी भी है, बट गैप अभी भी है, और इस गैप को पूरा करके ही हम लोग जो है महिला साक्षरता को बढ़ा भी सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे काम किए जाने चाहिए। आइए देखते हैं। अब इसके बाद में एक फैक्ट का पॉइंट आपको और ऐड करना चाहिए। महिलाओं की जो साक्षरता दर के साथ महिलाओं का जो नामांकन स्तर है, गर्ल्स इंटरमेंट, देखिए यहाँ पे आपको ये सारा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से लिख सकते हैं, या एक पॉइंट को ही मतलब ऐड कर दीजिएगा कि गर्ल्स की जो एनरोलमेंट होती है, महिलाओं की जो एनरोलमेंट होती है वो यहाँ पे, तो मैंने नीचे डेटा दिया है, अगर आपको याद करने में आप देख सकते हैं तो इसको ज़रूर लिख लें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप इसको रख लें। ये मैंने दिया है, फिर भी आप इसको देख के एक अपना दृष्टिकोण तो जरूर बना सकते हैं कि डेटा जो नीचे है वो इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज स्टेडी डिक्लाइन इन नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोलिंग। अब देखिएगा यहाँ पे, एनरोलिंग फॉर एजुकेशन एज दे मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड देन द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे उच्च शिक्षा की ओर महिलाएं बढ़ती हैं, उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में कम होती चली जाती है। और आप इसको इस चार्ट से, इस टाइम माफ करें, इस टेबल से भी देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो महिलाओं की भागीदारी है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, देखिए ये आपका इस तरह से है, तो ये देखिए ये घटता चला जा रहा है, ये फीमेल की है। तो ये आप देख सकते हैं कि देखिए प्राइमरी स्तर पे जैसे जैसे हम लोग इधर नीचे की ओर आ रहे हैं, ये जो महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की भागीदारी है जो, वो कम हो, एनरोलमेंट जो है कम हो रही है। मतलब उच्च शिक्षा में अगर 100 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 100 महिलाएं इंजीनियरिंग नहीं कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आंकड़ा उससे कुछ ना कुछ डेटा कम है। तो इसी तरह से जितने पुरुष पीएचडी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उतनी महिलाएं भी पीएचडी कर रही हैं। विदेश जाकर फॉरेन एजुकेशन लेने में जितने लोग हैं इंटरेस्टेड, या जितने लोग भागीदारी करते हैं पुरुष, उतनी महिलाएं भागीदारी नहीं करती। तो आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि जैसे जैसे हम लोग लेवल बढ़ता जाता है हायर एजुकेशन का, महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। हाँ, सरकार और सोशल स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि इस गैप को कम किया जाए, लेकिन फैक्ट अभी यही है कि अभी भी महिलाओं की भागीदारी, जैसे जैसे हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इनकी एनरोलमेंट रेट जो है कम होती चली जाती है। तो ये आपको लिखना है कि फॉर्मल एजुकेशन जो भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो भागीदारी इस तरह से, एनरोलमेंट रेट क्या है, हायर एजुकेशन के साथ में कम होती चली जाती है। दूसरा है गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट। अब इस फैक्ट को भी आपको बिल्कुल ऐड करना है जब भी हम लोग बात करते हैं। देखिए गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट की हम लोग जब बात करेंगे, यानी कि स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में फिर स्कूल जाना जो बंद कर देते हैं, ये पुरुषों के साथ भी, यानी कि लड़कों के साथ में भी है और लड़कियों के साथ में भी। आपने देखा होगा आपके गाँव में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो 7वीं 8वीं तक के पढ़े हैं, और बहुत सारी लड़कियाँ भी होंगी, लेकिन लड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी जो सिर्फ 7वीं 8वीं पास करके स्कूल छोड़ चुकी है, तुलना में कि लड़कों की। और यही होता है ड्रॉप आउट रेट। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल अभी फॉर्मल एजुकेशन में भागीदारी बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो हम लोग गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट की बात करते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, सबको जरूर ऐड करना दोस्तों। अकॉर्डिंग टू 2019-20 रिपोर्ट, लेटेस्ट ही है, अ लिटिल ओवर 15% ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट एट नेशनल लेवल। तो राष्ट्रीय स्तर के पूरे आंकड़े, यानी पूरे देश के स्तर पे भी अगर सभी लड़कियों की, जितनी लड़कियां हैं उनके डेटा को हम लोग निकाल कर उनको इवेलुएट करें, उनको हम लोग असेस करें, उनका हम लोग आकलन करते हैं, तो यह पाते हैं कि 15% से ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो स्कूल जो भी जहाँ भी पढ़ाई कर रही थी, 15% लड़कियां जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती है अलग अलग स्तर पे। कोई 5वीं तक पढ़ के, कोई 7वीं तक पढ़ के, या कोई स्कूल में सिर्फ नामांकन करा के ही स्कूल जाना बंद कर देता है, या कोई 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। इस तरह से अलग अलग शैक्षणिक स्तर पर अलग वर्गों में जाकर उसके बाद वो ड्रॉप आउट कर लेती। और ये 15% मतलब काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्तों। एक्चुअली द परसेंटेज एट द नेशनल लेवल हाइड्स द वेरिएशन ऑब्जर्व एट स्टेट लेवल। और ये बोल रहा है कि ये जो राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े दिखा रहे हैं ना,
ये तो क्या है पूरे राष्ट्र में, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य में जो है 90% महिलाएं जो है स्कूल जाती हैं, ड्रॉप आउट रेट मात्र 10 है। तो कई सारे जगह पे जो एवरेज है ना, सही सही आंकड़े हर एक राज्य के नहीं दिखाता। अगर ये राज्य के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कुछ राज्यों में ड्रॉप आउट रेट बहुत ही कम है, और कुछ राज्यों में, खासतौर पर अगर हम नॉर्थ इंडियन की बात करें, नॉर्थ इंडिया में जो राज्य हैं उत्तर भारत में, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं खासतौर पर, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश तो थोड़ा साउथ साइड हो गया, बट फिर भी वहाँ भी, और उड़ीसा है। इस तरह के जो राज्य हैं इसमें आप देखेंगे कि महिलाओं की जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है। साउथ में ये ट्रेंड थोड़ा कम है, वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट कम है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन अभी भी उत्तर भारत में जो राज्य है मुख्य रूप से, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी अभी ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आंकड़े राष्ट्रीय स्तर के ओवरऑल एवरेज है, और आपको पता ही है कि एवरेज जो है आपको एक अनुमानित मतलब फैक्ट बताता है। तो आप समझिएगा, बट 14%, 15% भी अगर राष्ट्रीय स्तर पे भी है तो ये कोई सकारात्मक डेटा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि एज मैनी एज 14 स्टेट एक्सीड्स द नेशनल परसेंट, मतलब कि आप समझिए कि 14 से ज़्यादा जो राज्य है उसमें मतलब 15% से भी ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है महिलाओं की स्कूल जाने की जो रेट है उसमें, विथ हाईएस्ट परसेंटेज बीइंग आसाम एट ऑलमोस्ट 33%। तो अब देखिए कि आसाम में तो ड्रॉप आउट रेट जो है फीमेल्स की स्कूल जाने की बात में, वो 33% से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इस हद तक है कि मतलब 100 में से 33 महिलाएं स्कूल जाने के बाद जो है स्कूल जाना बंद कर देती है। तो ये आंकड़े बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन इसको आपको अपने आंसर में ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि किन कारणों से जो है ड्रॉप आउट रूट होता है, यानी कि स्कूल जाना बच्चियाँ बंद कर देती हैं। बहुत सारे कारक हैं इसको। अब ये जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप इनको ही इन्हीं को लिखिए, आप इसके अलावा अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स लिए हैं मैंने एनएसएसओ सर्वे के हिसाब से है, मतलब एनएसएसओ नेशनल सर्वे जो होता है हमारा, उसके हिसाब से है, आपका एनएसएसओ के डेटा से लिया गया है। और ये डेटा है कि देखिए नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, इसके अब यहाँ पे फैक्ट है कि बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो फिर पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता, या उनको शिक्षा में कोई रुचि नहीं रह जाती। दूसरा है कॉस्ट टू मच। भारत में अभी भी आपको पता है कि जो आर्थिक स्थिति है ज़्यादातर परिवारों की बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो बहुत सारे फैमिलीज़ को अपने ज़्यादातर बच्चों को एक साथ पढ़ा पाना मुश्किल लगता है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। और जैसे जैसे शिक्षा का पायदान बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग प्राइमरी लेवल से अपर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, फिर हायर स्कूल तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वो बढ़ने लगता है, शिक्षा के जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं। और फिर इसमें फिर माता पिता फिर वही भेदभाव करना, मजबूरी भी हो जाती है कि वो पुरुषों को यानी कि लड़कों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं, और लड़कियों को कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट कर लेना पड़ता है। तो शिक्षा का जो खर्च है, शिक्षा पे जो होने वाला खर्च है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट का। दूसरा है, लड़कियां जो होती हैं बहुत सारे घरेलू कामों के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क विच अप्लाइज प्राइमरी टू गर्ल। अब घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, माता का हाथ बटाना, घर के आसपास की साफ़ सफाई करना, ऐसे बहुत सारे जो घरेलू गृह कार्य होते हैं उनको सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, यानी कि लड़कियां ही कर सकती हैं या महिलाएं कर सकती हैं। तो इस वजह से अब वो काम कौन करेगा, माता बूढ़ी हो रही हैं, घर में कोई देखभाल करने के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से लड़कियों को कई बार स्कूल जाने से रोक दिया जाता है कि भाई अब घर की देखभाल कौन करेगा। तो घर की देखभाल करने या घर से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए भी जो है लड़कियों को स्कूल जाने से बाधित किया जाता है, या स्कूल जाने से मना किया जाता है, और उनको ड्रॉप आउट हो जाता है। आगे देखते हैं। लड़के हैं, अब बहुत बार लड़के भी हैं, उनका भी ड्रॉप आउट होता है, तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर आउटसाइड वर्क फॉर पेमेंट इन कैश। अब देखिए लड़के जो हैं इनका भी ड्रॉप आउट होता है। इसका भी कारण क्या है कि वो भी बाहर के कामों के लिए मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार लड़के भी ड्रॉप आउट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारक है लड़कियों की जो है कम उम्र में शादी के कारण भी महिलाएं जो है ड्रॉप आउट कर लेती हैं। अब इसके पीछे दो फैक्ट है। अब क्योंकि माता पिता सोचें लड़कियों की शादी करना है, तो इसलिए भी उनको स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। और दूसरा, क्योंकि लड़कियों की शादी हो गई है तो वैसे भी इसका स्कूल बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो अब दूसरी जगह चली गई, तो उसकी शिक्षा वैसे ही बाद। ससुराल वाले फिर सोचते हैं कि अब ये घर की देखभाल करेगी, और फिर पति की देखभाल करेगी, अपने ससुराल वालों की देखभाल करेगी, या स्कूल जाएगी, तो यहाँ से भी ड्रॉप आउट रेट होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा, ये याद रखिएगा कि जो बच्चियां स्कूल जाती भी हैं उनको जो आसपास के स्कूल हैं वहाँ पे जाने के लिए
सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि वहाँ पहुँचने के लिए कई बार यातायात के सुरक्षित साधन भी नहीं मिलते। कई बार सुनसान रास्तों से जाने की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल दूर होने की वजह से जो है कई बार जो है स्कूल जाने में जो है मतलब रुचि नहीं रह जाती, तबीयत खराब है, स्कूल जाना है, नहीं जा सकते। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, स्कूल बसों की जो भी चीज़ें होती हैं, इस तरह की सुविधाएं नहीं होने की वजह से भी कई बार जो है महिलाओं की या माता पिता की रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है बच्चों को स्कूल भेजने के विषय में। स्कूल में कई तरह की सुविधाएं, जैसे कि स्त्रियों को साफ सुथरे टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट, इस तरह की सुविधाएं न होने के कारण, शिक्षकों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी कम होने के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट रेट को बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा, लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट, proper sanitation, hygiene also mentioned as one of the most important reason for not sending young girls to the school। तो लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं, कई सारी जो आप उनको सेपरेट टॉयलेट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बहुत सारी आपकी हाइजीनिक रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरह की सुविधाएं अगर स्कूल में उपलब्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं माता पिता संकोच करने लगते हैं। लैक ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वेरियस सोशल पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए अब जैसे जैसे बड़ी होते हैं उनको सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिला, ईव टीजिंग, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उनके साथ बढ़ती है। तो इस बारे में अगर माता पिता अपनी बच्ची को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, जहाँ पर गांव में खास तौर पे, तो वो अपनी बच्चियों को भेजना ही बंद कर देते कि ना ये स्कूल से बाहर मतलब घर से बाहर जाएगी, ना इस तरह की समस्याओं का मेरी बेटी को सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की भावना भी, असुरक्षा की भावना भी जो है कहीं ना कहीं बच्चियों के ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाता है। लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लैक ऑफ क्वालिटी टीचर, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, इसको आप वहाँ भी ऐड कर सकते हैं कि ड्रॉप आउट रेट क्यों ज़्यादा है। ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस चीज़ों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं। सरकार अपने स्तर पे प्रयास करी, बहुत सारे समाज सेवी संस्थान, एनजीओज भी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं ताकि स्त्री की जो शिक्षा है, महिलाओं की जो शिक्षा है, उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि आपको पता है जब स्त्री शिक्षित होगी तभी जाके राष्ट्र भी शिक्षित होगा। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि जितने मैंने मेंशन किए हैं और जितना डिटेल में मैंने लिखा है, जैसी आपकी ज़रूरत हो एग्जाम में आप वैसे लिखिएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन पहला स्कीम है। और ये स्कीम क्या बोलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन अमंग गर्ल्स वुमेन हैज़ बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने क्या करा था कि इसने बहुत सारे ऐसी आपके बोल सकते हैं पहल की, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे कि जो है एक्सपेंशन किया जाए कि गर्ल्स स्कूल्स का और हायर एजुकेशन का। तो स्कूल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स किए हैं। जैसे पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें क्या इसकी स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये 2004 में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी लड़कियां प्राइमरी लेवल पर पढ़ना चाहती हैं उनको शिक्षित किया जाए। इसमें यही है कि इट इज़ प्राइमरी फॉर द अंडर प्रिविलेज एंड रूरल एरियाज वेयर लिटरेसी लेवल फॉर गर्ल इज़ वेरी लो। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और ऐसे लड़कियों के लिए है जो कि मतलब अंडर प्रिविलेज है, जिनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे आर्थिक सामाजिक किसी भी कारणवश, उनको जो है बेसिक जो प्राइमरी लेवल तक की सुरक्षा मतलब जो शिक्षा है उसको मुहैया कराया जा सके। स्कूल दैट वर सेटअप हैव 100% रिजर्वेशन। तो वहाँ पे महिलाओं के लिए मतलब 100% रिजर्वेशन था, 75% मतलब 75% फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड 25% फॉर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऐसे स्कूलों में 100% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही एडमिशन मिलता था और यहाँ पे 75% ओबीसी कैंडिडेट्स की लड़कियों के लिए और 25% जो भी आपके बीपीएल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। उसमें किसी भी जाति धर्म के आप हों, अगर बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो 25% सीट जो है बीपीएल के लिए और 25 जो बाकी थे आपके बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड मतलब अदर बैकवर्ड क्लास ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी जो भी आते हैं वो भी। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आप सबको पता ही है कि 2015 में, जनवरी 2015 में जो है ये लॉन्च किया गया था। शुरुआत में 100 करोड़ के लागत के साथ में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि जो सेक्सुअल आपका अबॉर्शन होता है, मतलब कि सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे लड़कियों को कई जगह कई राज्यों में देखा जाता है कि भ्रूण हत्या जो है, इसको कम करने के लिए, इस गतिविधि को कम करने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी कि लड़कियों को जो है जन्म से पहले ही मार देना या लड़कियों को ज़्यादा ध्यान ना देना उनकी शिक्षा पे, इस तरह की मनोविचार को बदलने के लिए, इस तरह के थॉट्स को चेंज करने के लिए सरकार ये इनिशिएटिव लेकर आई थी, ये स्कीम लेकर आई थी
कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। जो पेरेंट्स इस तरह का काम करते हैं उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है, तो आप सबको पता है वो स्कीम के बारे में, तो यहाँ हम लोग उसके डिटेल में नहीं जा रहे, बट मेन थीम था क्या कि लड़कियों को बचाना है, भ्रूण हत्या, महिला भ्रूण हत्या जो है उसको रोकना है, लिंग आधार पर जो आपका भेदभाव होता है उसको दूर करना है, महिलाओं की शिक्षा को, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ाना है। उसके बाद उड़ान, द गर्ल्स विंग्स टू गर्ल्स चिल्ड्रन, मतलब गिविंग विल्स, मतलब महिलाओं को पंख देना, महिलाओं को उड़ने के अवसर देना, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना। ये क्या था, इसमें यह था कि जो गैप आ रहा है आपका स्कूल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस तरह के बहुत सारे हायर एजुकेशन वगैरह में महिलाओं को जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं उसको कम किया जाए। बड़े बड़े संस्थानों में, हायर एजुकेशन में, साइंटिफिक एजुकेशन में, जैसे कि उच्च स्तर पे चाहे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इस तरह के जो बड़े हायर टेक्निकल कोर्सेज हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें। इसको बढ़ाने के लिए उड़ान स्कीम आई थी, और उसके अंतर्गत महिलाओं को जो हायर एजुकेशन में जाती है उनको आपको स्कॉलरशिप इंसेंटिव के रूप में, उनको फ्री हॉस्टल की फैसिलिटी और बहुत सारी आर्थिक सुविधाएँ दी जाती थी। महिला समाख्या ये जो एक स्कीम थी एमएस के नाम से, इसको 1989 में इसका नाम बदल के और इसको नेशनल पॉलिसी के हिसाब से चेंज कर दिया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि क्या करना, जो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ किया जाए। तो महिला समाख्या उद्देश्य यही था कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे, ऐसे शैक्षणिक और वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाएंगे जो कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप पर मजबूत बनाएगा, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देगा, उनको ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सुविधाएं लोन के रूप में, चाहे आप बोल सकते हैं वीमेन हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, इस तरह की कुछ छोटी छोटी सुविधाएं देकर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएँ। साक्षर भारत अभियान, तो ये आपने पढ़ा ही होगा इस तरह के इस अभियान के। तो नेशनल लिटरेसी रेट को जो है आपको बढ़ाने के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन आया, और नेशनल लिटरेसी मिशन को ही नाम बदल के फिर साक्षर भारत मिशन कर दिया गया, साक्षर भारत अभियान 2009 में चेंज कर दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि एडल्ट एजुकेशन, खास तौर पर महिलाओं की जो एजुकेशन है जो कि आपकी 15 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग में है, उनकी शिक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसी महिलाएं जिनको कि 15 वर्ष से ऊपर की आयु की हैं और उनको किसी कारणवश फॉर्मल एजुकेशन के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाया जाए, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, और इसके लिए साक्षर भारत अभियान चलाया गया था। इसके बाद मिड डे मील, आपको पता ही है मिड डे मील आप क्या कर सकते हैं। मिड डे मील के अंतर्गत आपको पता ही है कि मिड डे मील क्या करेगा कि जो जेंडर गैप आ रहा है मिड डे में, एक तो है कि शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, लोगों को आकर्षित करता है कि आप अपने बच्चों को भेजें ताकि वहाँ पे उनके भोजन की भी आवश्यकता पूरी हो और साथ ही साथ शिक्षा भी उनको मिल जाए। दूसरा है मिड डे मील से ये जो स्कीम चली, इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ना कुछ महिलाओं को एक रोजगार भी मिला। तो मिड डे मील स्कीम के बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप उसको पढ़िएगा जरूर। यहाँ पर आप दो चीज़ें लिखिएगा कि इससे जो एजुकेशन के आधार पे जो जेंडर गैप वो कम हुआ, और साथ ही साथ महिलाओं का एम्पावरमेंट भी हुआ। महिलाओं को छोटा छोटा आधार पे ही सही, लेकिन उनको जॉब मिला, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो खाना बनाने वाले के रूप में हो, चाहे काम करने वाले के रूप में, वहाँ साफ सफाई को उनको भी छोटा छोटा रोजगार मिला। तो ये आपको रखना है ध्यान। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारे ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्सेज स्टार्ट करे, जैसे इग्नू है आपका, NIOS के माध्यम से भी आप कर लेते हैं एजुकेशन। तो ये सारी जो आपके नए नए आयाम शुरू किए गए, ये भी कहीं ना कहीं महिलाएं साक्षरता को बढ़ाता है। अब देखिए, जो महिलाएं किसी कारणवश फॉर्मल एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर सकती, स्कूल कॉलेजेस नहीं जा सकती, वो डिस्टेंस में, पार्ट टाइम में, ऑनलाइन माध्यम से अपनी एजुकेशन को और अपनी डिग्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकती, जो कि पूरी तरह से मान्य भी है। पोस्ट स्कूल डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक्स वगैरह बहुत सारे स्कूल चलाए गए। यूजीसी ने बहुत सारे हायर एजुकेशन लेवल पे महिलाओं के लिए डेडिकेटेड यूजीसी आधार पे आपके बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण करवाया। ऐसे बहुत सारे संस्थानों को पोषित किया, फंडिंग की है, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत सारे डे केयर सेंटर्स बनाए गए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट अदर पे आप देखेंगे इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप दिया गया फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड pursuing higher and technical education, construction of women's hostel for colleges, development of women studies in university and college। तो ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं। इस तरह के पॉइंट्स को आपको लिखना है अगर आपके पास समय हो तो। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन मैनेजर इन हायर एजुकेशन पोस्ट, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद आप देखेंगे कि महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है भागीदारी के लिए बहुत सारे ऐसे महिला मैनेजर्स नियुक्त किए गए हैं, बहुत सारे ऐसी महिलाओं को ही हायर पोजीशन पे किया गया है नियुक्त, ताकि वो महिलाओं की समस्याओं को समझ पाएं और महिलाओं के लिए जो बेहतर काम हो सकता है, बेहतर नियम हो सकते हैं, बेहतर निर्णय हो सकते हैं, वो ले सके। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर वुमेन, मतलब इस तरह की बहुत सारी स्कीम है, आप ध्यान सकते हो कि जो आपके डॉक्टरल यानी पीएचडी वगैरह कर रही हैं उनको स्कॉलरशिप मिले, तो ये सब बहुत सारा, माफ़ करिएगा, फेलोशिप मिले। तो इस तरह की सरकार अपने लेवल पे बहुत सारा काम कर रही है। अच्छा, इसमें भी है। अब अगर आपसे सिर्फ पूछे, देखिए मैंने सारा कुछ कवर किया है, ये सारा आपको लिखना नहीं है, आपके क्वेश्चन में जितना आए आपको उतना ही लिखना है, ये डिटेल मैंने लिख दिया आपको। अगर आपसे पूछे कि भाई महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, परिवार के स्तर पे और एक सरकार के स्तर पे क्या क्या किया जाना चाहिए, तो कुछ मुख्य बातें, इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी पॉइंट जरूर ऐड करिएगा। मेजर्स टू इम्प्रूव फीमेल पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी सोशल एंगेजमेंट ऑफ वीमेन टू इम्प्रूव पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एजुकेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाना है ना, महिलाओं के साक्षरता दर को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने दृष्टिकोण में, परिवार वालों को अपने दृष्टिकोण में, समाज का जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव होना चाहिए। सरकार तो अपने लेवल पे प्रयास आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले से ही कर रही है, लेकिन उस दृष्टिकोण को बल तभी मिलता है, उन प्रयासों को बल तभी मिलता है जब हम लोग भी अपने स्तर पर उसको समर्थन करते हैं, हम लोग भी अपने तरफ से उसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो क्या किया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे समाज में आपने महिलाओं को देखा होगा जो बहुत अच्छा कर रही हैं, विषम परिस्थितियों से निकल के उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो आपका रिसर्च की फील्ड में हो, डॉक्टरी के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां महिलाओं ने अपना झंडा नहीं लहराया है या फिर उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया है। तो ऐसी महिलाओं को लेकर आना है, ऐसी महिलाओं को जो कि एक रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं, ऐसे रोल मॉडल्स को हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, उनके माध्यम से हमको इस बात को पहुंचाना है कि अगर ये महिला अपने जीवन में कुछ कर सकती हैं जो कि शिक्षित होने की वजह से कर पा रही हैं, तो आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो ऐसी महिलाएं जब आके दूसरी महिलाओं को या समान समाज में ही अगर एक मैसेज देती हैं, एक सूचना देती हैं, एक एक संदेश देती हैं कि महिलाओं की शिक्षा से देखिए क्या बदला जा सकता है, कहाँ से कहाँ महिला पहुँच सकती है, अगर मैं अपने परिवार का इतना बढ़िया से देखभाल कर सकती हूँ, तो इस तरह अगर समाज की हर एक महिला हमारी तरह शिक्षित हो जाए तो सोचिए एक परिवार, एक समाज, एक देश कहाँ से कहाँ कितना प्रगति कर सकता है। इस तरह की बातें हमको समझानी पड़ेंगी, महिलाओं के रूप में रोल मॉडल लेने पड़ेंगे, चाहे हमारे पास में वो कल्पना चावला जी हों, चाहे आपके समाज सेवा के क्षेत्र में आपके मेधा पाटिकर जी हों, या बहुत सारी महिलाएं, हो सकता मुझे पता ना हो, आपको पता है, आप लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत सारी महिलाएं हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हों, साइना नेहवाल जी हों, चाहे आपके मलिक हैं, नाम भूल रहा हूँ माफ़ करिए, कर्ण मल्लेश्वरी जी हैं, पीटी उषा जी हैं, चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका नाम लिख सकते हैं आप। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में तो आप सबको पता है, आप किन्हीं का भी नाम ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी से लेकर आपका शीला दीक्षित, जो भी रही हैं आपका, आप किसी का भी नाम ले लीजिए जिन्होंने, तो हर एक एरिया से आपको रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई करने हैं, वो बता सकते हैं आपको। दूसरा, महिलाओं को भी अपने स्तर पर एक इच्छा शक्ति, विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी कि भैया मेरे एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी एजुकेशन से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ, तो उनको भी अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको आगे आकर अपने इस अधिकार को छीनना पड़ेगा, उसको लेने के लिए अपना पूरा प्रयास करना पड़ेगा। इसमें उनकी माताओं का भी योगदान होना चाहिए, उनके घर वालों का भी योगदान होना चाहिए। इसके साथ में जो सामाजिक स्तर पे काम करने वाले एनजीओज हैं, समाज सेवी संस्थान हैं, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, इस तरह के जो संस्थान हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे चाहे वो एमएचआरडी हो, चाहे आपका महिला और बच्चा जो बाल बोलते हैं ना, महिला और बालक बोल रहा हूँ मैं, माफ़ करिएगा, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं आपकी, इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो जब काम करती हैं, सरकार की जो प्लान्स और स्कीम्स आती हैं उसको जो है सबको मिलजुल कर उनके क्रियान्वयन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा है हमको। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके सबके सामूहिक इफ़ेक्टिव कंबाइंड इफ़र्ट से जो है ये अचीव किया जा सकता है। उसके अलावा महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना होगा, महिलाओं को उनको अपने अधिकारों के प्रति उनको खुद को भी सचेत करना पड़ेगा। महिलाओं का जो सामाजिक, आर्थिक और जो आप बोल सकते हैं हमारा एक तरह से धार्मिक बहुत सारे बाधाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों को समाज के रूप में दूर करना पड़ेगा।
एक महत्वपूर्ण चीज़ है, गवर्नमेंट को भी महिलाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इनको आप अपने उत्तर में जरूर लिखें दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो गया है, लेकिन आपको पता है इन टॉपिक्स को कवर करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपशिष्ट प्रबंधन प्रबंधन यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें महिलाएं किस तरह से अपनी भागीदारी कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर आप अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।